जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसका कोर्स टाइटल है कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। जिसने भी यह कोर्स टाइटल लिया हो, लिखित परीक्षा आपकी हो रही हो, तो आपके लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि किस प्रकार से किन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपको यहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है, भाई सर जो है ये हमारा एकदम एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, कैसे तैयारी करें। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये जो सॉल्यूशन कराया जा रहा है इसको देखिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियोज़ आएंगी, एक वीडियो लाई जाएगी जिसमें सभी क्वेश्चन पेपर्स को मिला के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, उसको उसमें दे दिया जाएगा और आपको उससे बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। बाकी जो पढ़े हुए हैं उनके लिए तो ये रिवीजन का काम करेगी। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये हमारा कोर्स टाइटल क्या है, कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जिसमें हमें लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय में हमारा पहला प्रश्न है वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण बताइए, मेन स्टेजेस ऑफ द साइंटिफिक मेथड। दूसरा प्रश्न है काइंड ऑफ पावर, शक्ति के प्रकार। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तीसरा प्रश्न हमारा कौन सा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी, वैधता की अवधारणा क्या है। चौथा प्रश्न, द साइड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण के दुष्प्रभाव क्या हैं। पांचवा प्रश्न है परंपरागत सत्ता क्या होती है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। छठा प्रश्न, सर्वाधिकारवाद, टोटलिटरिज्म क्या होता है, इसके विषय में हमें पढ़ना है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न क्या है, गणतंत्रवाद क्या है। आठवां प्रश्न है उत्तर उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। नौवां प्रश्न है सत्ता की सीमाएं क्या है। और 10वां प्रश्न है प्रभाव अर्थात इन्फ्लुएंस क्या है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 10 प्रश्न जो कि आते हैं। आपका नेक्स्ट जो सेक्शन होता है, खंड जो होता है, खंड ब, जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 150 शब्दों में लिखने होते हैं। उसमें पहला प्रश्न क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिस्कस, लोकतंत्रात्मक शासन के लिए राजनीतिक सहभागिता महत्वपूर्ण है, विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेजिटिमेसी, औचित्यपूर्णता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति और सत्ता के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। पांचवा प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मल्टीकल्चरेशन, बहुसंस्कृतिवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये जो सभी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, अभी इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा और इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको ये जो सॉल्यूशन है उसका नोट्स दे दिया जाएगा। छठा प्रश्न है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिबरलिज्म, उदारवाद की मुख्य विशेषताएँ बताइए। सातवां प्रश्न व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, सत्ता और औचित्यपूर्णता में क्या संबंध है। आठवां प्रश्न एग्जामिन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक दायित्वों के भिन्न प्रकारों का परीक्षण कीजिए। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। खंड सा आपका आ गया सेक्शन सी, जिसमें आपको 450 शब्दों में लिखना होगा। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है और पूरे क्वेश्चन पेपर का 9वां प्रश्न है डिस्क्राइब द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और प्रकारों का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न राजनीतिक दर्शन क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान में अंतर बताइए। मेक डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। 11वां प्रश्न हमारा है डिस्कस द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास के अर्थ एवं उसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 12वां प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव हैं, उन पर हमें चर्चा करनी है। इस प्रकार से आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आपने देख लिया कि किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। अब चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से सभी क्वेश्चंस जो हमारे हैं उसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या था, वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण क्या हैं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों में सबसे पहला चरण आता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें समस्या की पहचान करते हैं। अध्ययन के लिए स्पष्ट समस्या या प्रश्न जो है वह निर्धारित किया जाता है। दूसरा क्या होता है, परिकल्पना निर्माण अर्थात संभावित उत्तर या अनुमान प्रस्तुत करना। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसमें क्या
जो है परिणाम देखने को मिल सकता है, वह संभावित परिणाम को हम जो है प्रस्तुत करते हैं, उसका सोचते हैं, उसको बनाते हैं। तीसरा है डेटा संग्रहण अर्थात ऑब्जर्वेशन या डेटा कलेक्शन, प्रयोग, सर्वेक्षण या दस्तावेजों से तथ्य एकत्र हम करते हैं। चौथा है चरण डेटा विश्लेषण, एकत्र किए गए तथ्यों का तार्किक व सांख्यिकीय हम विश्लेषण करते हैं। पांचवा है परिकल्पना का परीक्षण, विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना को सत्यापित या अस्वीकृत हम करते हैं। छठा है निष्कर्ष, अंतिम परिणाम और सिद्धांत का निर्माण करना। और सातवां और अंतिम चरण जो होता है वह सामान्यीकरण एवं सत्यापन, जो निष्कर्ष हम निकालते हैं उसको अन्य परिस्थितियों में जाँच कर उसका व्यापक सिद्धांत हम बनाते हैं। कुल मिलाकर ये 7 जो है चरण देखने को हमें मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है शक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ पावर। सबसे पहली शक्ति होती है वैध शक्ति, लेजिटिमेट पावर, पद या अधिकार से प्राप्त जो शक्ति होती है वो वैध शक्ति होती है। दूसरा है दंडात्मक शक्ति, दंडात्मक शक्ति अर्थात दंड देने या भय उत्पन्न करने के लिए जो शक्ति है, अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे कार्य करते हैं शांति से नहीं मानते हैं, उनको दंड दे के डरा के उस कार्य को करने से रोका जाता है। तीसरा शक्ति है पुरस्कृत शक्ति, पुरस्कृत करने की क्षमता से प्राप्त जो शक्ति होती है वह पुरस्कृत शक्ति कहलाती है। चौथा कौन सा प्रकार है, विशेषज्ञ शक्ति अर्थात एक्सपर्ट पावर जो होता है, ज्ञान कौशल या योग्यता पर आधारित जो शक्तियाँ मिलती हैं वह विशेषज्ञ शक्तियाँ कहलाती हैं, एक्सपर्ट पावर्स कहलाते हैं। करिश्माई शक्ति क्या होती है, व्यक्तिगत आकर्षण, व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता पर आधारित जो शक्तियाँ होती हैं वह करिश्माई शक्ति होती हैं। छठा है सूचनात्मक शक्ति, सूचना और ज्ञान पर नियंत्रण से मिलने वाली जो शक्ति है वह है सूचनात्मक शक्ति। तीसरा हमारा प्रश्न है वैधता की अवधारणा क्या है, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी क्या है, इसको हमें समझाना है। वैधता की बात करें तो वैधता वह स्थिति है जिसमें शासन, सत्ता या कानून को जनता स्वीकार्य और न्यायसंगत मानती है, अर्थात लीगल चीज़ें जो होती हैं, आप लीगल शब्द तो सुने ही होंगे, वैध चीज़ें जो होती हैं जो कानूनी प्रक्रिया से अच्छी होती हैं, कानून के हिसाब से होती हैं, वो वैध होती हैं, लीगल चीज़ें होती हैं। मैक्स वेबर के अनुसार वैधता जो है वह 3 प्रकार की है। सबसे पहली है परंपरागत वैधता जो कि रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होती है। दूसरा है करिश्माई वैधता, नेता के व्यक्तित्व और आकर्षण पर आधारित यह होती है। तीसरा है विधि वैधानिक वैधता, कानून, नियम और तर्क संगत व्यवस्था पर आधारित यह जो है होती है। चौथा प्रश्न हमारा है राजनीतिक आधुनिकीकरण के दुष्प्रभाव क्या हैं, अर्थात जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हुआ है उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट, सबसे पहला दुष्प्रभाव जो है वह है परंपरागत मूल्यों का क्षरण होता जा रहा है। दूसरा है राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तीसरा है अधिकारों और अपेक्षाओं में वृद्धि से सत्ता पर दबाव देखने को मिल रहा है। चौथा है सांस्कृतिक तनाव एवं पहचान संकट में चली जा रही है। पांचवा है आर्थिक असमानताओं में वृद्धि देखने को मिल रही है, अर्थात कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई खाने को भी नहीं पा रहा है। छठा है सामाजिक विघटन और व्यक्तिवाद का प्रसार देखने को हमें मिल रहा है। पांचवा प्रश्न हमारा है परंपरागत सत्ता क्या होती है। परंपरागत सत्ता अर्थात ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऐसी जो अथॉरिटी है जो रीति रिवाजों, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक धारणाओं पर यह आधारित होती है। इसमें शक्ति व नेतृत्व जो है वंशानुगत या प्रचलित परंपराओं से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए हम समझें तो राजतंत्र या जनजातीय नेतृत्व जो होता है वह परंपरागत सत्ता का एक प्रकार से उदाहरण मात्र हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न सर्वाधिकारवाद क्या होता है। सर्वाधिकारवाद ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें एक पार्टी या नेता का पूर्ण नियंत्रण हमें देखने को मिलता है, अर्थात एक ही नेता या एक ही पार्टी होती है वह पूर्णतः नियंत्रण करता है। व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप भी वहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर सर्वाधिकारवाद होता है। विरोध का दमन लोग कर देते हैं, अर्थात कोई अन्याय अगर सरकार कर रही है उसका विरोध करते हैं वहाँ पर तो उन लोगों का दमन कर देते हैं। प्रचार, सेंसरशिप और विचारों पर यह नियंत्रण रखते हैं। इस व्यवस्था में स्वतंत्रता न्यूनतम होती है और राज्य जो है सर्वशक्तिमान होता है, किसमें, सर्वाधिकारवाद में। सातवां प्रश्न हमारा है गणतंत्रवाद क्या है। गणतंत्रवाद वह सिद्धांत है जिसमें सत्ता जनता से प्राप्त होती है, शासन का प्रमुख जो है निर्वाचित होता है उसमें, और ना कि वंशानुगत, अर्थात उसमें हेरिडिटरी सिस्टम नहीं होता है, वंशानुगत सिस्टम नहीं होता है, वह निर्वाचित किए जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, किसमें, गणतंत्रवाद में। तीसरा क्या है कानून का शासन, नागरिक अधिकार और सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर बल दिया जाता है। गणराज्य शासन व्यवस्था इसी विचार पर जो है आधारित
होती है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न हमारा था उत्तर उपनिवेशवाद क्या होता है। उत्तर उपनिवेशवाद यह एक बौद्धिक व आलोचनात्मक सिद्धांत है जो उपनिवेशवाद के बाद सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन करता है। प्रमुख विचारक इसमें देखें तो फ्रांस फैनन, एडवर्ड सईद, होमी के भाभा, यह जो हैं प्रमुख विचारक उत्तर उपनिवेशवाद के रहे हैं। यह बताता है कि कैसे उपनिवेशवादी मानसिकता भाषा, संस्कृति और सत्ता संबंध स्वतंत्रता के बाद भी जो है वह बनी रहती है। 9वां प्रश्न क्या है, सत्ता की सीमाएं क्या क्या हैं। सत्ता की सीमाएं अर्थात संविधान की सीमाएं क्या हैं। सबसे पहली है कानून एवं नियम जो है सत्ता पर नियंत्रण रखते हैं। लोकमत एवं जन स्वीकृति को जो है की आवश्यकता इसमें होती है। न्यायपालिका और स्वतंत्र संस्थान है। नैतिकता एवं सामाजिक मूल्यों की सीमा है। राजनीतिक विपक्ष और मीडिया है। अंतर्राष्ट्रीय दायित्व इसमें देखने को हमें मिलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है प्रभाव क्या होते हैं। प्रभाव वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बिना बल, दंड या वैध अधिकार के दूसरों के व्यवहार को बदल सकता है। यह व्यक्तित्व जो है ज्ञान, तर्क, संवाद, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि पर आधारित होती है। अर्थात किसी भी ऐसे कुछ व्यक्तियों का व्यक्तित्व इतना अच्छा होता है, आकर्षक होता है, लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, उसके जैसा लोग बनना चाहते हैं। तो आज के समय में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी कि कोई किसी हीरो को फॉलो करता है, कोई किसी राजनीति जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो सबके सब अलग अलग जो है अपना एक बनाए रहते हैं और उनको वह फॉलो करते हैं, उनसे प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस होकर जो है अपने व्यवहार को बदलते हैं। प्रभाव में बाध्यता नहीं होती है, यह स्वीकृति और विश्वास पर आधारित होती है। अर्थात जो जिसको अच्छा लगता है उसी के हिसाब से कार्य करता है। अभी तक हमने देखे अति लघुत्तरी के 10 प्रश्नों को देख लिया। अब हम लघुत्तरी का पहला प्रश्न, पूरे क्वेश्चन पेपर का दूसरा प्रश्न देखेंगे जो कि है लोकतंत्रात्मक शासन के लिए राजनीतिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। इसकी हमें विवेचना करनी है। लोकतांत्रिक शासन का आधार जो है जनता की भागीदारी पर टिका होता है। राजनीतिक सहभागिता का अर्थ है कि नागरिक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले, जैसे कि मतदान, चुनाव प्रचार, राजनीतिक चर्चाएं, हित समूहों में सक्रियता, आंदोलनों में भागीदारी आदि। अर्थात विभिन्न अलग अलग तरीकों से राजनीतिक प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं वही राजनीतिक सहभागिता कहलाती है और यह लोकतंत्रात्मक शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक सहभागिता से लोकतंत्र जो है मजबूत होता है क्योंकि इससे निर्णय प्रक्रिया में जनता की आवाज़ जो है वह शामिल होती है। जब नागरिक जागरूक होकर राजनीति में भाग लेते हैं तब सरकार अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनती है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण जो है वह रुकता है, विविध हितों का संतुलन बना रहता है और राजनीतिक संस्थाओं की वैधता जो है वह बढ़ती है। कम सहभागिता का परिणाम राजनीतिक उदासीनता, प्रतिनिधित्व की कमी और लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्षरण के रूप में जो है वह सामने आता है। अतः लोकतंत्र केवल चुनाव की व्यवस्था का नाम नहीं बल्कि सक्रिय नागरिकता का भी परिचायक होती है। सहभागिता जितनी व्यापक होती है लोकतंत्र उतना ही स्थिर और जीवंत बनता है। अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, औचित्यपूर्णता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। औचित्यपूर्णता उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें कोई सत्ता, निर्णय या व्यवस्था तर्क, न्याय और नैतिक अधिकारों पर स्वीकार्य जो है मानी जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें औचित्यपूर्णता की तो सबसे पहली विशेषता है या इसमें तार्किकता हमें देखने को मिलती है। निर्णय तथ्यों और विवेकपूर्ण विचार पर आधारित यह होता है। नैतिक वैधता, सत्ता एवं नीति नैतिक रूप से उचित और न्यायसंगत मानी जाए। तीसरा है सार्वजनिक स्वीकृति देखने को इसमें मिलती है, नागरिकों का विश्वास और समर्थन प्राप्त हो। चौथा है कानूनी आधार, व्यवस्था जो नियमों, कानून और प्रक्रियाओं का पालन जो है वह करे। पांचवा है पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, निर्णय प्रक्रिया खुली हो और सत्ता जवाबदेह रहे। छठा है समानता और निष्पक्षता, कोई निर्णय जो है पक्षतापूर्ण न हो और सभी को समान अवसर इसमें मिले। चौथा प्रश्न आपका है शक्ति और सत्ता के मध्य संबंध बताइए। शक्ति और संबंध, सत्ता जो है वह आपस में जुड़े हुए हैं किंतु भिन्न उसमें अवधारणाएं हमें देखने को मिलती हैं। शक्ति की बात करें तो शक्ति का अर्थ दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता, चाहे वह वैध हो या अवैध। दूसरी ओर हम सत्ता की बात करें तो वह शक्ति है जिसे समाज द्वारा वैधता
प्रदान की गई है। इस प्रकार सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसमें कानून, परंपरा या जनता का समर्थन प्राप्त होता है। अर्थात जो शक्ति होती है वह उसमें लीगल इलीगल चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। किसी को अगर मारना है, किसी को समझाना है तो वह समझाते हैं, लेकिन जो वैध तरीका होता है, जो सत्ता होती है वह तरीके से कार्य करती है, लीगली हर एक कार्य को वह करती है। आगे देखें तो दोनों के बीच में संबंध यह है कि सत्ता शक्ति का नियंत्रित, वैध और संस्थागत संस्करण है। जहां शक्ति बल प्रयोग द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, वहीं सत्ता को स्वीकार्यता और औचित्यपूर्णता की आवश्यकता होती है। सत्ता अस्थायी होती है जबकि कच्ची शक्ति अस्थायी होती है। राजनीतिक प्रणाली स्थिर तभी होती है जब शक्ति जो है सत्ता के रूप में वैधता प्राप्त कर लेती है, अर्थात जो सत्ता में बैठे लोग हैं वह शक्ति का जो है वैध रूप से प्रयोग करते हैं, तब राजनीतिक प्रणाली स्थिर होती है। अगला प्रश्न हमारा है बहुसंस्कृतिवाद क्या है। बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्वीकार करती है कि समाज में अनेक संस्कृतियां, भाषाएं, धर्म और पहचानें साथ साथ मौजूद रह सकती हैं। जैसे कि भारत देश में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं। यह सिद्धांत विविधता की रक्षा, सांस्कृतिक अधिकारों और समूह विशिष्ट संरक्षण पर बल देता है। यह विचार यह भी कहता है कि राज्य को अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक अस्तित्व, भाषा, परंपराओं और धार्मिक व्यवहारों को संरक्षित करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से लोकतंत्र जो है अधिक समावेशी होता है और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा हमें मिलता है। छठा प्रश्न है उदारवाद की विशेषताएं बताइए। उदारवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तर्क और समानता पर आधारित है। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, विचार, धार्मिक और आर्थिक स्वतंत्रता इसमें देखने को मिलती है। कानून का शासन, सभी नागरिक जो है कानून के सामने समान होते हैं। तीसरा है न्यूनतम राज्य, राज्य का हस्तक्षेप सीमित, व्यक्ति की स्वायत्तता अधिक इसमें होती है। सहिष्णुता, विविध विचारों के प्रति सम्मान देखने को मिलता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र, निर्वाचित सरकार और उत्तरदायी शासन होता है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, निजी संपत्ति और मुक्त प्रतिस्पर्धा का महत्व इसमें अधिक होता है। सातवां प्रश्न है सत्ता एवं औचित्यपूर्णता में संबंध बताइए। सत्ता वह स्थिति है जिसमें शासन या नेता के पास निर्णय लेने का जो है वैध अधिकार होता है। औचित्यपूर्णता जो है वह आधार है जो इस सत्ता को जनता की स्वीकृति और तर्क संबंध न्यायोचितता प्रदान करता है। औचित्यता के बिना जो है सत्ता केवल शक्ति का प्रयोग बनकर रह जाती है। जब सत्ता औचित्यपूर्ण होती है तब शासन स्थिर, स्वीकार्य और दीर्घकालिक होता है, अर्थात सत्ता में औचित्यपूर्णता होना आवश्यक होता है। इस प्रकार औचित्यपूर्णता जो है सत्ता की वैधता, स्थिरता और नैतिक आधार को निर्धारित करती है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सत्ता औचित्यपूर्णता पर और औचित्यपूर्णता जो है सत्ता पर निर्भर होती है। अगला प्रश्न हमारा है राजनीतिक दायित्वों के भिन्न प्रकार बताइए। राजनीतिक दायित्व का अर्थ है नागरिकों पर राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे कि कानून का पालन, कर देना, राष्ट्र की रक्षा। ये सभी जो हैं वह राज्य के प्रति नागरिकों का जो है राज्य के प्रति कर्तव्य होते हैं। इसके प्रमुख प्रकार की बात करें तो सबसे पहला कानूनी दायित्व, संवैधानिक और विधिक नियमों का पालन करना चाहिए जो जनता होती है। दूसरा है नैतिक दायित्व, नैतिक मान्यताओं के आधार पर राज्य का समर्थन करना चाहिए। तीसरा है नागरिक दायित्व, राजनीतिक जो नागरिक दायित्व हैं अर्थात मतदान, राजनीतिक सहभागिता, सार्वजनिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। चौथा है सामाजिक दायित्व, सामाजिक सद्भाव, विविधता का सम्मान कीजिए, सामाजिक एकता को बनाए रखना है। पांचवा है आर्थिक दायित्व, कर देना, आर्थिक संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग जो है इसमें होता है। राजनीतिक दायित्व राज्य और नागरिक के बीच संबंध को मजबूत करते हैं और लोकतंत्र के कार्य को सुचारू बनाते हैं। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करा दिया गया है। इसका PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी चैनल पर बने रहिए, वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। बेहतरीन तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके यूनिवर्सिटी में कब से एग्ज़ाम है यह कमेंट करके हमें बताइए किस डेट से हैं, जिससे उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके करा दिए जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।